तुम ताली बजाओ तो मैं शुरू हूं, क्योंकि 11:35 पे मेरे को खड़ा किया है। 2 पगड़ी वाले, एक टोपे वाले, एक चश्मे वाले, और आपके गले में गमछा तो ऐसा लग रहा है जैसा गले में दीवड़ डाल रखी हो। 11:35 पे मेरे को खड़ा किया है। हालांकि आपकी कसम खा के बोलता हूं, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है। आइए भाई साहब, आप ही बीड़ी पी रहे थे। गजब की हेयर स्टाइल है आपकी। ये कटिंग क्या वास्तु शास्त्र के हिसाब से कटवाई है? नहीं देखो, अपन मस्ती के कवि हैं। क्या होता है, एक ढंग ढंग की फिल्म देखना भाई साहब तो 8-10 विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। ये जो गए थे ये सब विज्ञापन थे। एक टूथपेस्ट का विज्ञापन, सब अलग अलग, सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, किस मुद्रा में आनंद ले रहे हो आप? ऐसा लग रहा है जैसे आप जहां पना अकबर ने, मैं आपकी जोधाबाई। ताली वाली बजाओ, अपन शुरू हो। कहीं से कहीं तक कोई टेंशन वाला लोड नहीं लेना अपने को। ज्यादा माथा फोड़ी अपन करते नहीं, क्योंकि अपना थोबड़ा ही ऐसा नहीं है। बहुत सारी वीर रस की बात करी, कवियों की आदत होती है मंच पे खड़े होकर एक ही बात बोलते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं, निवेदन कर देना चाहता हूं। हर 10 मिनट में एक ही बात, निवेदन कर देना चाहता हूं। तो आदमी को आदत पड़ जाती है। एक कवि को आदत पड़ गई, चाय की दुकान पे भी जाए तो चाय वाले से यही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं कि 2 कप चाय लाके दे। पान की दुकान पे जाए तो निवेदन करे, निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक गोल्ड फ्लेक लाके दे। 15 दिन से कवि सम्मेलन से बाहर पत्नी ने फोन लगाया, खींच खींच खूच 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 खींच खच खींच खच खींच। बोले क्या कर रहे हो? बोले निवेदन कर रहा हूं। बोले 15 दिन से घर से बाहर हो, जल्दी से आ जाओ, या नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तालियां कमजोर आपकी। फोकट की बात, ज्यादा अपन प्यार मोहब्बत की बात करते नहीं। अब तबस्सुम हमारे बीच में आई थी, आपने देखा इनकी आवाज कितनी सुरीली है। और इनकी आवाज सुरीली इसलिए है क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है, और अपने गले में भेरू महाराज। बाकी कोई खास बात नहीं है। प्रणाम करता हूं, आप मेरे पे फूल फेंक रहे हैं। हालांकि खूब हार कवियों को पहना है, कवित्री के टाइम पे एक भी खड़ा नहीं हुआ, नहीं तो होते तो परिणाम गलत नहीं। और वैसे भी प्रेम मोहब्बत की कवित्री है, प्रेम मोहब्बत के गीत पढ़ रही के प्यार करने से ऐसा होता है वैसा होता। अब इनको प्यार के दुष्परिणाम पता ही नहीं है। अभी पिछले दिन मैं सारंगपुर कवि सम्मेलन में जा रहा, मैंने साथ फिल्मी गीतकार मनोज दुबे जी, राजेश लोटपोट, हम शाजापुर पर रुके, वहां से बस हमको पकड़नी थी। हम बस स्टैंड पर खड़े, एक महिला बेटी, उसकी गोदी में छोटा सा एक बच्चा। हमारे संस्कार बदल गए साहब। पहले हम चंद्रमा को देख के बच्चों को इस प्रकार सुलाया करते थे कि चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को 2 प्याली में। ऐसे सुलाते थे। वो महिला उस बच्चों को कुछ अलग ढंग से सुला रही। प्यार के दुष्परिणाम देखना, हो महिला कुछ इस प्रकार सुला रही, मेरे प्यारे डिप्लोमा, राज दुलारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा, सो जा डिप्लोमा, मेरे प्यारे डिप्लोमा। जब तक सबकी ताली नहीं बजेगी जब तक डिप्लोमा ही चलेगा, मेरे प्यारे डिप्लोमा। मैंने कहा भाभी जी आपका बच्चा? बोले नहीं, अपनी पिंकी का है। मैंने कहा बड़ा यूनिक नाम है। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर कहीं भी इतना अनोखा नाम नहीं देखा। इतना अनोखा नाम रखने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ है ना कारण। मैंने कहा क्या कारण? बोले अपनी लड़की अहमदाबाद के जीडीसी कॉलेज में गई थी डिप्लोमा लेने के लिए। डिप्लोमा तो नहीं ले, इसको लेके आई। सो जा प्यारे डिप्लोमा, ताली बजा दो डिप्लोमा। ये आनंद है साहब। आओ, कम बजट के हिमेश रेशमिया, हम मस्ती में। और साहब हम जिस अवसर पे यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय देश के बड़े संचालक दिनेश दिग्गज जी ने कहा कि ये तीर्थ हो गया है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति का आपने अनावरण किया है। और सच कहता हूं,
कि अगर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण नहीं होगा तो हमारे शरीर पे वस्त्रों का आवरण नहीं होगा। इसलिए जरूरी है। कुलदीप भैया क्या बात, वाह। क्योंकि ये सच्चाई है। बाबा साहब ने हमें क्या संस्कार दिए हैं। सच कहना चाहता हूं, आदमी के लिए सबसे जरूरी होती है तो शिक्षा। आओ भाई साहब, यही रखा कवि सम्मेलन है ना, ये भी बताना। बड़े दुबले पतलों का वैक्सीन का तीसरा डोज नहीं लगा, ये भी समस्या बहुत सारों की। साहब, बाबा साहब की मूर्ति के और जितनी भीड़ है ना, ये राष्ट्र भक्तों की भीड़ है, ये देशभक्तों की भीड़ है। जिस समय कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरे पहले खड़े हुए 5-6 कवियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और एक एक को घर पहुंचाया। अब जो बाकी खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन जो भीड़ है ना भाई साहब, ये राष्ट्र भक्तों की भीड़ है। क्योंकि एक टिप्पणी कुलदीप रंगीला कर देना चाहता हूं, यहां से वहां तक जिनके हाथ में मोबाइल है, कुछ देर के लिए अपने जेब में हाथ रख के दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए मुझे शुरू कर देना कि जब देशभक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है तो इतने लोग बाबा साहब के अनावरण में उपस्थित हो जाते हैं। वरना राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा एक फिल्म बनती है लाल सिंह चड्ढा, जो 350 करोड़ में बनने के बाद भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाती है। ये बड़ी बात। जिंदाबाद, वाह वाह। ये राष्ट्र भक्तों की भीड़ है साहब। ये हिंदुस्तान को जीने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने क्या संस्कार दिया? उन्होंने कहा कि कभी किसी में मोहताज मत रहना। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं बाबा साहब के संस्कारों को लेकर। तालियों को थोड़ी और बड़ा कर देना। अभी नहीं बजानी, जब सब बजाएं जब बजानी अपने को। ये भी परेशानी, ये भी बताना पड़ता है ना। प्रणाम करता, आप सो जाओ, तकिया वकिया लगाएं आपको, है ना। नहीं, सुलगा लो बीड़ी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हमारे संस्कार है कि हम बचपन में उपवास करते हैं, जवानी में पीकर के बीड़ी और सिगरेट टाइम पास करते हैं। और जो लोग जवानी में पी के बीड़ी और सिगरेट टाइम पास करते हैं, भाई साहब बुढ़ापे में डॉक्टर उनका सर्जरी बाईपास करते हैं। हो अल्लाह का साथ कवि सम्मेलन सुनो। क्योंकि मैंने कहा राष्ट्र भक्तों की भीड़ है और बाबा साहब ने क्या बात कही साहब, पहुंचाता आप तक। आपकी तालियां, बहुत अच्छे का आशीर्वाद मुझे इतना मिलना चाहिए कि आगे की कवि सम्मेलन की मेरी यात्रा सफल हो जाए। क्योंकि मोहन बड़ोदिया वो जगह है कि आज से 15 वर्ष पहले भाई साहब आदरणीय पंकज पलाश जी ने मुझे बुलाया था। 15 वर्ष पहले मैंने अपने जीवन में जब कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी ना, तो पहला मंच आपकी इस माटी में पड़ा था साहब। आज कवि सम्मेलन के मंचों में हमें 10,000, 20,000, 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। उस कवि सम्मेलन में कुलदीप रंगीला को मात्र 51 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और मैंने उसी समय संकल्प लिया था, उसी समय कसम खाई थी कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। अरे क्या बात है, जो आप क्या समझ रहे हो? रंगीला समझ के फालतू समझे क्या? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। हमने बहिष्कार कर दिया, एक मुहिम चली फेसबुक के ऊपर के लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करना है। और हमने बाइकआउट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आमिर खान की धर्मपत्नी कहती है, पूर्व पत्नी कहती है कि मुझे हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। अभी पिछले दिनों मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई। मैंने कहा हिंदुस्तान में तेरे को किससे डर लगता है? जरा सामने तो आओ छलिए। ये राकेश चौहान जी मुझे हार डाल के मंच से नीचे उतर रहे हैं, कदमों को बढ़ा रहे हैं, मुझे देखकर हंस रहे हैं। अब अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब दोनों जूते को अपने पाँव में जबरदस्ती फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे इस प्रकार जा रहे हैं जिस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा हो। चौहान जी के लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। अब पीछे की जेब में हाथ डाल के वो आगे बढ़े हैं। अब बगल वाले भाई साहब को पकड़ के शांति से बैठे हैं। अब अपना माथा पकड़ रहे हैं कि आखिर में हार डालने क्यों गया। ये समस्या होती है साहब।
क्या संस्कार दिए बाबा साहब ने। मैं 4 पंक्ति पहुंचाता हूं कि तेरा शोर बहुत है लेकिन बाबा साहब वो थे जो धारा के विपरीत चले थे। धारा के साथ तो दुनिया बहती है, असली इंसान वो होता है जो धारा के विपरीत बहे। बेशक बेशक बेशक। पंक्ति सुनना और बड़ा आशीर्वाद देना कि तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज नहीं है। तेरे जितने शोहरत वाले माना कि हम आज नहीं हैं। और सूरज रोज सलामी देता होगा तेरी चौखट पे, पर मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। मेरे हुनर का जुगनू तेरी। साहब ये भीड़ है राष्ट्र भक्तों की, और हम अगर एक हो जाएं तो हमारे लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता है। हमने फेसबुक पे मुहिम चले कि लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करना। वो मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई मेरे को किरण, पूर्व पत्नी। मैंने कहा तेरे को हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है? बोले हाँ डर लगता है। मैंने कहा किससे डर लगता? मोदी जी चीते लाए क्या, उनसे डर लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा डर किससे लगता है? बोले डर मेरे को शाहरुख खान से लगता है। मैंने कहा शाहरुख खान से तेरे को क्या आपत्ति? बोले शाहरुख खान हमेशा कहता रहता है आई लव यू किरण। परेशानी यहाँ फंसी है साहब, इसलिए हमने बाइकआउट किया। मोबाइल पे हमने मुहिम चलाई, फेसबुक पे खींच खींच कूच 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 खींच खाच खींच खाच खींच कि लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करना है। और फेसबुक का सही इस्तेमाल पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई ढंग का काम हुआ, वरना हमेशा दुरुपयोग हुआ है। फेसबुक के माध्यम से सुबह सुबह आदमी उठता था, अपने हाथ देखता था, लेकिन आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप देखता है। और व्हाट्सएप और फेसबुक की ये स्थिति कि आज सुबह एक महिला ने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, ना अपने बच्चों को करने दूंगी। मतलब कहां से चले थे कहां तक आ गए। सच बताओ, मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों की मोहब्बत के बाद उसने शाजापुर में मुझसे मिलने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। ताली कमजोर है। मेरे प्यारे डिप्लोमा राज दुलारे डिप्लोमा, ये हालत है। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दो, मगर मैं चुपचाप था क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये पीड़ा है फेसबुक की। लेकिन पहली बार सही इस्तेमाल हमने किया और हमने बॉलीवुड का बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया? अभी हमारे मयंक ने बताया कि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए साहब ऐसे गीत। और मुन्नी पूरी तरीके से बदनाम भी नहीं हुई न, जब तक वो शीला जवान हो गई। क्या शीला की जवानी मार्केट में थी ना, वो टिंकू जी आ गए। साहब फिल्में पुराने जमाने में फिल्में हुआ करती थी, गीत हुआ करते थे। भाई साहब फिल्मों के नाम देख लो। फिल्मों के नाम होते थे जय संतोषी माँ, नदिया के पार। और आजकल फिल्में आती है, नाम क्या होते हैं? टॉयलेट। मतलब इंटरवल में भी आदमी वही कर रहा है। ये फिल्मों के गीत हुआ करते थे साहब, इतने प्यारे गीत होते थे कि उन गीतों के माध्यम से हम बात कर लिया करते थे। जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ के तोरण मारने के लिए जाते थे तो बैंड वाला एक जमाने में गीत बजाता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में एक बारात निकल रही ने, बैंड वाला गीत बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत हो गई है गीतों के माध्यम से साहब। माताएं बहनें बैठी है, जब हम बेटियों को विदा करते थे तो विदाई के टाइम पे सबसे लोकप्रिय गीत आप समझते हैं कौन सा होता था? कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अभी हमारे यहाँ एक दुल्हन विदा हो रही ना, बाहर बैंड वाला गीत बजा रहा, अरे देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल।
कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वाह वाह मेरे प्यारे डिप्लोमा, ताली बजा दो डिप्लोमा, राज दुलारे। अरे क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया बढ़िया सुन रहे हो आप, मतलब इच्छा तो हो रही कि आके आपके पांव दबा दूं मैं। मतलब इतने अच्छे इतने दिलेर श्रोता मेरे को आज तक नहीं मिले। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में साहब 15 वर्ष पहले जब कवि सम्मेलन की शुरुआत की ना, एक बात बता दूं साहब, हम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण पे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन अगर कहीं होता है तो लाल किले की प्राचीर पर होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। उस कवि सम्मेलन का जो टोटल बजट होता है वो बजट होता है 65 लाख रुपए। लेकिन साहब उस और हर देश का छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि ये सपना देखता है कि उस लाल किले के कवि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन मोहन बड़ौदा वालों, आपके मालवा का ये बेटा, मालवा का ये लाल, उस लाल किले के होने वाले कवि सम्मेलन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे 3-3 बार गया है कविताएं सुनने के लिए। फिर लोड ले लिया। पिछले साल तो मेरे साथ ये भी गया था लोटपोट। समस्या सबकी अलग अलग होती है साहब। गानों के माध्यम से, हम गानों के माध्यम से बात कर लिया करते हैं साहब। अपन तो क्या, मेरे को 11:30 पे इनने खड़ा किया, मैंने कहा और ये सच बताइए जो समय है ना, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, सही है। वास्तव में ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। लेकिन फिर भी मैं सुना रहा हूं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम मालवा के लोग, हम अपनी मस्ती में जीते, हमको किसी से कोई लेना देना ही नहीं। ये मालवा में आप किसी से भी पूछ लो, क्यों रे कहां से आ रही है, यहीं से। कहां जा रही है, यहीं। यहां क्यों खड़ा है, यूं ही। मतलब हमने, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं। और मालवी बोली, मालवी भाषा इतनी मीठी भाषा कि हमको अगर किसी से कोई वस्तु मांगनी है, उसको हिंदी में जवाब देना तो कहेगा हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना है तो वो कहेगा नो। लेकिन इस बोली में वो मिठास है कि अगर हमको मना करना है तो हमको हाँ या ना, यस या नो कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, मतलब इतने में अगले की पूरी फाइल निपट गई। और अगली टिप्पणी पे पूरे सदन की तालियां चाहिए साहब। हर देश अपने आप को बड़ा कहता है। अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला इस पावन माटी पे, पावन मंच पे खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक है। मेरे भाइयों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा को लिख के बता दे। वाह 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 कुलदीप भाई, वाह वाह। ये विशेषता है। और सोए हुए भाई साहब, समझ हर कोई जाता है। जब हम बैलगाड़ी चलाते तो ये थोड़ी बोलते हैं आगे बढ़ आगे, ये बोलते हैं मेरे प्यारे डिप्लोमा, ताली बजा दो डिप्लोमा। पकड़ लिया। ये हालत है साहब। गीतों के माध्यम से बात हो जाती थी। मैंने कहा अपन बाथरूम सिंगर है, अब कवि सम्मेलन में आना, देवास से आना, सुबह सुबह में बाथरूम में स्नान कर रहा, कितने प्यारे गीत हुआ करते थे। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पे एक गीत देख रहा, एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, आज मैं जवान हो गई हूँ, वो मिट्ठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता पे पे। ये गीत हुआ करते थे। और आजकल के गीत, अब भाई अपन तो क्लासिकल के शौकीन। मैं बाथरूम में स्नान कर रहा, साबुन रगड़ते रगड़ते बाथरूम के अंदर ही मैंने गीत गाना प्रारंभ किया। अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन मेरा गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई कि धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ये गीत हुआ करते थे साहब। बात कर लिया करते थे हम गीतों के माध्यम से। हमारे पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, उनका और उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो उठ के तमिलनाडु चले गए। अच्छा। अब 4-5 महीने नहीं लौटे, पत्नी परेशान। जब लौटे तो पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा। वो बच्चे को देख के उनने गाने में ही प्रश्न पूछा पत्नी से, पत्नी की गोद में बच्चा, टेंशन में क्या, मैं तो 6-7 महीने से बाहर था, बच्चा कैसे आया।
अब पत्नी से गाने में प्रश्न पूछ रहे, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और पत्नी भी भावुक थी, गुस्से में थी, उसने गाने में ही जवाब दिया, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। ये हो जाता है मेरे प्यारे डिप्लोमा, ताली बजा दो ये आनंद है साहब, ये मस्ती है हमारे मालवा की। भाई क्या बात है। और मैंने क्या कहा कि जितनी मीठे, भाई वाह। हालांकि मैं बड़ा टेंशन में था, मेरे पहले कभी ये सब इतने जम गए कि अपन तो पहले ही टेंशन में, लेकिन क्या मालवा का आदमी अपना काम निकाल लेता है, को कहीं से कहीं तक उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है, लोड नहीं होता है। अब मैं सच बताऊं, जिस समय मैं कवि सम्मेलन के लिए निकला, सोए हो भाई साहब, थोड़ी देर मेरे को भी देख लो। हालांकि मतलब जिस मुद्रा में आप सोए हैं, आपको प्रणाम करता हूं, मतलब 3-3 सीढ़ी कवर करके रखी है। लोगों से एक वो तो ये अच्छा कि आयोजक ने कवि सम्मेलन में कवियों के उतरने के लिए एक ही सीढ़ी बनाई है, 2 बनाई है, एक होती तो हम उतर ही नहीं पाते। हमारी तो शारीरिक क्रियाओं को अंजाम नहीं मिलता, पूरी रात आप ही अपनी शारीरिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं कि कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए, और एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकॉट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए, चड्ढा बनाने बहुत अच्छे। वाह। वाले। और यही कारण था कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं सर। साहब एक बात कहना चाहता हूं कि पुष्पाराज झुके ना झुके, कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सच्चाई है पंकज भैया कि पुष्पाराज झुके ना झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब अगर झुकने से रिश्तों में मजबूती आती है तो झुकने में हमें कोई हर्ज नहीं होता है। वाह 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 कुलदीप, वाह आती है तो झुकने में हमें कोई हर्ज नहीं होता है। पुष्पाराज झुके ना झुके, कुलदीप रंगीला झुकेगा। 5 मिनट का समय ही है, 5 मिनट में इधर जाते हैं, फिर वापस 5 मिनट में इधर जाते हैं। सबकी अलग अलग शारीरिक पीड़ाएं होती है। आइए साहब, निवेदन कर देना चाहता हूं, यह आयोजन प्रेम का आयोजन है, जहां हमने बाबा साहब का नाम सुना। किसी भी कवि ने हमारे भाई दिनेश अनल से ये नहीं कहा कि क्या दोगे क्या नहीं दोगे, हमने तुरंत कहा कि हम एक धार्मिक कार्य में जा रहे हैं। और साहब किसी ने कहा है कि शिक्षा रात में मिले या दिन के उजाले में, पर आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। ये साहब ये संस्कार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, और यही कारण है कि आज आपके चेहरों पे नूर है कि मुखड़ा मयूर हुआ, मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ। ये चमक हमें खनिजों से नहीं मिली है। साहब एक बड़ी बात कहता हूं, कविता के पारखी लोग हों तो उन तक मेरी बात पहुंचे कि मुखड़ा मयूर हुआ, नूर भरपूर हुआ, ये चमक हमें खनिजों से नहीं मिली है, और पसीने के संग रक्त को बहाया तब पाई, ऐसी गंध हमें बगीचों से नहीं मिली है। तो आंख दो हमारी स्वप्न को सजाती रात भर, ऐसी सुविधाएं खनिजों से नहीं मिली है, और नंगे पैर पत्थरों की ठुकरों से मिली हमें, कामयाबी हमें ताबीजों से नहीं मिली है। नंगे पैर पत्थरों की ठोकरों से मिली हमें। साहब इतनी आसान नहीं होती है, कामयाबी बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होती है। भाई दिनेश अनल का फोन आया, खींच खींच कूच 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 खींच काच खींच। मैंने कहा बोला कवि सम्मेलन है, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है, आपको आना है। मैंने कहा आ जाऊँ। बोले क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा टेंशन मत लो, पहले ये बताओ कवि कौन कौन है? बोले ऋतुराज गुर्जर है, तबस्सुम अस्क है, मयंक शर्मा है, आपके लिए क्या व्यवस्था करूं? मैंने कहा कवित्री का बजट ज़्यादा होता है। दिनेश भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, तबस्सुम अस्क से मेरे को मात्र 500 रुपये कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 500 में आ रही है। मतलब इतना टेक्निकल आदमी साहब,
तो हमारे लिए मायने रखता आपका प्रेम। यहां से अगर हम कुछ लेके लौटेंगे तो आपकी तालियां जो प्रेम के रूप में हमें प्राप्त हो रही है वो लेके लौटेंगे। बाकी पैसे का तो क्या, हम तो कवि हैं। जब तक हमारा सीजन चलता ना, अगर 2 साल पहले आपको कवि सम्मेलन कराना होता कोरोना काल के पहले, तो आप कवियों को फोन लगाओ, खींच खींच कुछ 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 खींच काच खींच, तो कवि बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। आप फोन लगाओ तो कवि मिलते ही नहीं है। और क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि कवियों ने 2 सालों में काम धंधा पकड़ लिया। एक ने समोसे की दुकान डाल ली, एक निम्बाइडा में 70 रुपए की सेव खरीद के बेचारा 100 रुपए में बेच रहा है, एक थैली पे 30 रुपए कमा रहा है। ये हालत कोरोना काल में कवियों की हो गई। और कवि सम्मेलन में जो सेवाएं हमारी डॉक्टर और पुलिस ने की, क्या बात है, बेशक। आजा रे तुझे मेरा दिल। अच्छा चलिए, ये राहुल जी अपनी पेंट की जेब से हाथ निकालते हुए, ताली बजाते हुए वापस अपने स्थान पर इस प्रकार जाकर खड़े हुए हैं जिस प्रकार प्रवचन देने के पश्चात आसाराम बापू अपने गंतव्य स्थान पर जाकर खड़े होते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। एक मिनट, एक जरूरी उद्घोषणा है। ये 2100 रुपए का नजराना आया है तबस्सुम अश्क जी के लिए, श्री उमेश जी उपाध्याय ने भेजा है। एक बार तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर दें। उमेश जी कहां पर हैं? यहाँ पर। चलिए आइए एक बार ताली वाली बजा दीजिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं एक कविता अपने मन की, मैंने क्या कहा कि हम यहाँ पर आए आपके प्रेम के लिए। जब हमारा सीजन चलता ना भाई साहब, तो हमारे पास सनाप पैसे रहते हैं, नहीं तो क्या है, हमारे पास टोस के भी मांदे रहते हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए, क्योंकि अपने पास तो पैसे थे नहीं। मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, कविगण मेरे को देखने के लिए आए। तो हमारे आदरणीय दिग्गज जी ने मेरे से पूछ लिया, बोले बेटा कुलदीप कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब पैसा मायने नहीं, ये आप लोगों का प्रेम है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति कि हम जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले बड़ी दीपावली पे हमने जिस नोट की पूजा की थी साहब, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया। ये सच्चाई है। तब 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहां से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा अपने रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। साहब यही कविता मैंने एक दिन अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। अच्छा। सग्गी, और आपको मालूम है सग्गी कौन होती है? हाँ, जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी वही सग्गी। और ये क्या पत्नी का मामला बड़ा अजीब। अपन तो कवि हैं, सुबह सुबह भगवान के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुन के मेरी पत्नी भी आदि कवित्री हो गई। मैं भोलेनाथ के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पीछे मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई, सवेरे का जाए तो शाम तक नहीं आए, जो इनको ले जाए उसका नाश मिट जाए। ताली कमजोर आपकी, क्योंकि साहब ये पीड़ाएं हम झेलते हैं। तब निवेदन कर देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा मंच है, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। देश के बड़े कवि आदरणीय पंकज पलाश जी तक हमें पहुंचना है। मैं एक कविता मेरे मन के आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। अगर कोई सैनिकों पे बहुत बातें हुई, भाई मयंक ने बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया, और मैं जो कविता आपके ऊपर एक सैनिक पे पढ़ना चाहता हूं, और आपके 3 मिनट चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस प्रेम जिस इज्जत के साथ आप कविता सुन रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि एक घर में 3 देवियां रहती थी। एक का नाम था दौलत, एक का शोहरत, एक का इज्जत। तीनों देवियां घर से निकलने लगी। दौलत से पूछा गया कि दौलत तू जा रही है, तू कहां मिलेगी? उस दौलत का जवाब था कि मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों में मिलूंगी। शोहरत से पूछा गया कि शोहरत
तू जा रही है, तू कहां मिलेगी? उस शोहरत का जवाब था कि मैं बड़े बड़े संत महात्माओं के घरों में मिलूंगी। इज्जत से पूछा गया कि इज्जत, तू जा रही है, तू कहां मिलेगी? उस इज्जत का जवाब था कि मैं इज्जत हूं, एक बार जाती हूं तो दोबारा नहीं मिलती। उस प्रेम मोहब्बत और इज्जत के साथ हम कविता सुनते हैं साहब। जिंदाबाद। क्या कहना यार, वाह वाह। क्योंकि हम तो पीड़ाओं को भोगने वाले लोग हैं। और साहब रात रात भर जगकर ये जो कवि सम्मेलन से हमें पैसा मिलता है ना भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनोज जी एक गंभीर बात कर रहा हूं, जो कवि सम्मेलन से हमें आप पैसा देंगे साहब, इस पैसों से हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी। लोग कहते हैं कि आप ज्यादा पैसा लेते हो, 10,000 20,000 लेते हो। ये जो हम पैसा लेते हैं ना, कविता पढ़ने का पैसा नहीं लेते हैं। हमको रात रात भर जगने के कारण बुढ़ापे में जो बीमारियां होगी ना, उस बीमारी के इलाज का पैसा है ये। है? सही है, सही पकड़े हैं। सच्चाई है ये, बगैर हार के आगा। आओ बिठाओ इनको। गजब के दादा हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दादाओं को जोड़ के एक दादा बनाया हुआ है। जय हो। ये आनंद है साहब, बच्चे भी सुन रहे, बच्चों को विशेष प्रणाम करता हूं। बेटा अब इतनी रात को बैठे ही रहना, तू इतने कवियों को झेला है, 2-3 को और झेल। और ये जो बच्चा आपका बच्चा है, ये आपके बुढ़ापे की दवा है। आपका बीच का दांत कहाँ गया आपका? ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट पीने के लिए स्टैंड बना के रखा हो। ताली वाले, मेरे प्यारे डिप्लोमा, राज दुलारे डिप्लोमा। पकड़ा है। ये जो बच्चा है ना, ये आपके बुढ़ापे की दवा है। ये जो बच्चा है, ये इनके बुढ़ापे की दवा। मेरे पास तो एक है, मुझसे एक से ही तवा है। ये नहीं सही कह रहा हूं? कोई समस्या ये है कि वो सोता नहीं है, रात रात भर सोता नहीं है, और वो सोता नहीं इसलिए अगला होता नहीं। क्योंकि वो सोए तो नेक्स्ट होए। ढंग से बजाओ, क्या बात है, काम थोड़ी चलेगा। क्योंकि वो सो ही नहीं तो अगला हो ही नहीं। तो मैंने प्लानिंग किया, मैं उसको डांटा, चिल्लाया, उसके आगे रोया, लेकिन समस्या यह है कि वो रात को 2 बजे तक नहीं सोया। फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। ये योजना पूछने आए हैं। मैं वही योजना बता रहा हूं, वो योजना आपके भी काम में आएगी। मैं उसके सामने चीखा, चिल्लाया, डांटा, मारा, रोया, मगर 2 बज गई, वो फिर भी नहीं सोया। तो मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलके एक स्कीम लगाई। भाई साहब इसकी स्कीम सुनना। मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलके एक स्कीम लगाई। मैंने कहा हम दोनों सोने की एक्टिंग करेंगे और हम दोनों को सोया देख के वो भी सो जाएगा। तो मेरी पत्नी सो गई, मैं सो गया, हमको देख के बच्चा भी सो गया। 10 मिनट बाद पत्नी उठी, बोले मैं कैसी सोई, मुझे देखता भी रोहित शेट्टी तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा मैं तो सो भी रहा था और साथ में घर्राटे भी ले रहा था। मेरे को कोई फिल्म प्रोड्यूसर देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। आओ मोहब्बत के गीत गाएं, मैं भी जगाऊं और तू भी जगी है। तभी वो 2 साल का बच्चा कंबल में से निकल के बोला पापा पापा मेरी एक्टिंग कैसी लगी है। बहुत अच्छे। के हार है अरे यार वो इतने बिना देगा हार बासने लगे। और सच बताऊं, जब हम कविता पढ़ते हैं तो कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है। अभी एक कवि सम्मेलन में मैं गया था, सोयत कला में। क्या सुनना? इनको स्कीम पसंद आई। जी जी आया। अरे छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, गजब की कविता, तालियों के साथ चलने दीजिए इसको। के कैद हुए, अभी नहीं बजाना, जब सब बजाएं आगे वाला बजाए। इनने पाँव लंबे कर लिए हैं, बढ़िया व्यवस्थित बैठे हो आप, कोई दिक्कत भी गई। 1-2 तो ऐसे बैठे हैं जैसे कल डब्बा ही नहीं रखा सामने, बाकी तो ठीक है वो आप जैसे सुबह 6:10 पे बैठते हैं। आओ एक पुष्पाराज इधर से आए हैं, पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। हाँ जय हो, आओ। अरे बिल्कुल नहीं झुकने का अपने को है, क्योंकि मैं तो कहना चाहता हूं कि पुष्पाराज झुके ना झुके, हम जरूर झुकेंगे और उसके आगे झुकेंगे जिसके मन में सच्चाई है।
हम जरूर झुकेंगे, उसके आगे झुकेंगे जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेंगे जिसके मन में भारत माता समाई है, उसके आगे झुकेंगे। ये अच्छा है, मगर ये नहीं झुकेगा और पूरी फिल्म में झुक के ही चल रहा है। ये आनंद है। मैंने कहा ये फिल्मों का आनंद है। हम क्यों गए बॉलीवुड की तरफ, गानों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। ये मेरा 8 साल का बेटे को बिठा के मैं स्प्लेंडर पे इंदौर गया भाई साहब। जी जी, इंदौर गया, पीछे मेरी पत्नी बैठी, वहां सिग्नल बहुत है। अब सिग्नल पे जैसे ही गए मैंने ब्रेक लगाया, एक सुंदर सी महिला है आगे स्कूटी पे 4 साल की बच्ची बैठी। अब वो महिला बड़ी खूबसूरत, उस महिला को देख के अचानक मेरे मुंह से एक गाना निकला, चौदहवी का चांद हो आफताब हो। तो मेरा 8 साल का बच्चा उस बच्ची को देख के गाना गाता, चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। तो पीछे से मेरी धर्म पत्नी बोल उठी, मैं तो समझी थी बाप कमीना है, तू तो ज्यादा कमीना लगता है। नहीं चूमना नहीं यार, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे के तुमसे चुमवाऊं। ढंग से बजा, मेरे प्यारे डिप्लोमा राज दुलारे डिप्लोमा। और देखो सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि इस मंच पे ना तो कोई विधायक है ना कोई सांसद है। ये मंच इसलिए भी, एक तो ये दिक्कत, मैं जब खड़ा होता हूं तब चाय आती है, लेकिन कवियों के लिए यही कहता हूं कि हर उस कवि तक कुलदीप रंगीला की हाई पहुंचे, मुझे छोड़ के जिसके होठों तक चाय पहुंचे। तो हालांकि कोई चाय तो क्या भाई, चाय वाले पे कोई टिप्पणी करता नहीं है, क्योंकि मंच से कवि कहते हैं कि पता नहीं कब कौन सा चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है साहब। अभी जब मैं आ रहा था तो बाहर एक दुकान पे बोर्ड लगा था, एक गांव आता है टोंक कला, दुकान के बाहर बोर्ड लगा, उस पे लिखा था यहाँ प्रधानमंत्री बनने के तरीके बताए जाते हैं। अंदर घुसा तो वहां चाय बनाना सिखा रहे थे। बहुत सारी बातें, एक दो ने ताली बजाई, रेन दो मत बजाओ, बगैर ताली के भी हो जाते हैं कवि सम्मेलन। निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। भाई साहब जब मेरे को बोलने के लिए बुलाया तो आप क्यों ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। ये मस्ती है साहब मालवा की, क्योंकि मेरे कुछ कवि मित्र कहते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये जबरदस्ती जिंदा है। क्योंकि हम सब मस्ती में और मालवा का आदमी जीता। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास से बैठा बस में, बस ने मेरे को उतारा सरवटे, लेकिन धार की बस गंगवाल से मिलती, मैं मैजिक में बैठा, मेरे सामने एक आदमी काला, महाकाला, अति काला, घनघोर काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोला भेरू। मैंने कहा बड़ा प्यारा नाम है। बोला प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। मैजिक आगे बड़ा आनंद लेना। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भेरू। मैंने कहा पूरी फैमिली यही विराजमान है। मैजिक आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोला पाताल भेरू। लेकिन साहब अगली टिप्पणी आप तक पहुंच जाए तो हमारे मालवा अंचल के सम्मान में ताली ठोक देना। मैंने कहा देवता तेरे को प्रणाम करता हूं, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, देवता ये बता के जा कहां रहा है? बोला लाभरिया भेरू। ये मिठास होती है साहब।
ये मदुरई कवि सम्मेलन में गए, मेरे को लेकर आदरणीय दिनेश दिग्गज जी ले गए, साथ में मदुरई का, ये मदुरई, ये रामेश्वर, ये चेन्नई, बीच में मदुरई, हाथ नहीं जोड़ना है, ये मदुरई। अब वहां समस्या ये कि मेरे को हिंदी मालवी दो आती भाई साहब, और इनको हिंदी आती। अब इनको हिंदी आती, मेरे को हिंदी मालवी दो आती, लेकिन वहां तमिलनाडु में मदुरई में ना तो हिंदी आती ना मालवी आती। अब होटल का नाम मीनाक्षी। अब मैं ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया मीनाक्षी होटल जाना, तो ऑटो वाला तमिल में शुरू हो गया, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो नांदड़पो। दो ही टेंशन में बड़ी मुश्किल से होटल में पहुंचे, रूम नंबर दिया हमको 201, दूसरी मंजिल पर गए, बिस्तर पे बैठा, वेटर ने दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया मैं दौड़ा, और दौड़ के मैंने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला वो वेटर तमिल की भाषा में मुझसे बोला, वणक्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। उसने टॉवेल लिए चला गया, 10 मिनट बाद फिर आया, फिर दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वेटर फिर बोला, वणक्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। तो आदरणीय दिग्गज दिनेश दिग्गज जी हंसने लगे। मैंने कहा भाई साहब हंसते क्यों? बोले वणक्कम का मतलब नमस्कार हो रहा, तू फोकट में नाम बता रहा उसको। मैंने कहा आप फंसने दो। वेटर तीसरी बार आया, उसने दरवाजा खटखटाया, मैं दौड़ा, दौड़ के मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और वेटर बोले उसके पहले मैं बोला, ओ वणक्कम। तो अब की बार वेटर बोला है, कुलदीप रंगीला देवास। ये भाषा का प्रभाव होता है साहब। आनंद लेना, निवेदन कर देना चाहता हूं, बड़े अच्छा आप सुन रहे हैं। एक कविता आपके बीच में रख देता हूं, क्योंकि देश के बड़े कवियों तक मुझे पहुंचना है। इस मंच पर एक छोटी सी कविता, 3 मिनट अगर आप मेरे को दे सकते हैं ईमानदारी से, एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर मुझे आदेशित करें। यह कविता मैंने जब पिछली 22 तारीख को दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में सुनाई थी। दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में वो सराफा एसोसिएशन का प्रोग्राम था। भाई साहब 3 मिनट के लिए गंभीर हो जाना। सराफा व्यापारी एसोसिएशन का कवि सम्मेलन था। सामने जितने बैठे थे सब सुनार लोग बैठे थे। जब मैंने कविता पढ़ी, एक सोनी जी मंच पर चढ़े, उन्होंने अपने गले में से 10 तोले की सोने की चेन निकाली और मेरे गले में डाल दी। मैंने कहा मैं धन्य हुआ, कविता का इतना बड़ा पुरस्कार के किसी ने 10 तोले की सोने की चेन गले में डाल दी। उस चेन को मैंने अटैची में नहीं रखा, जेब में नहीं रखा, कहीं का चुरा ले। साथ में 2-3 कवि भी दे जो कविता नहीं छोड़ते, वो चेन कब छोड़ेंगे? वो चेन को मैं हाथ में रख के घर आया, लेकिन मुझे डाउट था कि वो 10 तोले की है कि नहीं। तो हमारी देवास में मणिराम जी की दुकान है, वहां पहुंचा मैं अगले दिन। मैंने कहा तोल के बताओ कितने तोले की? बोले 10 तोले की। मैंने कहा कितने की है? बोले 36 रुपए की। नकली इतने की आती है, कभी नहीं, कई बार श्रोता भी बदमाश निकल जाते हैं। तब निवेदन कर देना चाहता हूं, एक सैनिक सीमा पर तैनात रहता, उसके पास एक पत्र पहुंचता है, इस पे लिखा होता है कि उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। साहब थोड़े सा गंभीर हो जाना। वह पत्र को पढ़ता है, अविवाहित था, घर जाता है, अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मां की याद में 2 दिन तक रोटी का एक निवाला अपने मुंह पे नहीं रखता है। घर में जो रिश्तेदार होते हैं कहते हैं कि बेटा कुछ खा ले, मगर वो फिर भी नहीं खाता है। साहब यहां से मेरी कविता प्रारंभ होती है। उस बेटे का दर्द, उस सैनिक का दर्द जिसने 2 दिन पहले अपनी मां का अंतिम संस्कार किया है और रोटी का एक निवाला अपने मुंह पे नहीं रखा है, वो रोटी खाना कब प्रारंभ करता है? मैं मंच का भी ध्यान, स्वागत कि वह मां जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया। अरे वह मां जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। जो बचपन में मुझे सुलाती, मैं उसे सुला कर आया हूं, और लगता जैसे मां के संग में खुद को मिटा कर आया हूं। लगता जैसे मां के संग मैं खुद को मिटा कर आया हूं। और कविता के साथ यात्रा करना मिला। बेटा बैठ गया तो बिल्कुल 3 मिनट मैंने मांगे तुमसे, है कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। अरे उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था अब। 2 दिन बीते, सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। मां बोली सपने में आकर,
बेटा खाना खा लो तुम। वाह वाह। सपने में पाके माँ का दर्शन मैं दौड़ा तब किचन में, फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला। जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का हार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी। अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। भाई क्या कहने, वाह। उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। साहब पीछे अभी भी कुछ हाथ खामोश हैं, उन्हें अगली पंक्ति में अवसर देता हूं, उनकी भावना को जगाने की कोशिश करता हूं कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी को लगा चेहरे से भूला घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी, सबसे कीमती पंक्ति पहुंचाता हूं कि वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। और मित्रों कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर कुलदीप रंगीला ने ईमानदारी से आपके हृदय पर हस्ताक्षर कर दिया हो तो कविता के अंत में दोनों हाथ हवा में लहराते हुए आधा मिनट ताली बजाकर आप मुझे विदा करना। मैं विदाई की पंक्ति आपके बीच में करता हूं कि वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं। कसम है मित्रों माँ की, मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में, जाने कितने लम्हे गुजरे उन 2 रोटी की याद में। माता मुझको भूख लगी, मैं नींद में बोला करता हूं, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूं। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए और फिर से किसी दिन डब्बे में माँ की 2 रोटी मिल जाए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने कुलदीप भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। वाह।